नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल बैंकर कपल पे। आज हमारे साथ हैं विकास पुनिया जी। इन्होंने अभी आरबीआई ग्रेड बी 2022 क्लियर किया है। AIR 1 है विकास पुनिया जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ पर हमारी चैनल पे आए और आपने इतना अच्छा एग्जाम जो है वो क्लियर किया है। तो आज विकास जी से हम काफी सारी स्ट्रेटजीज और सब इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे इस एग्जाम को निकालना है। तो सबसे पहले विकास जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना बैकग्राउंड बता दीजिए ताकि सारे एस्पायरेंट्स को पता चले कि हाँ, आप किस बैकग्राउंड से थे। Yeah, first of all, thank you very much, Preeti, for your kind words and inviting me on your channel. तो प्रीति, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है NIT कुरुक्षेत्र से। आई पास्ड आउट इन 2017। आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग। पहले मैंने 3 साल काम किया इन कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, एक एमएनसी में मैं वर्किंग था। उसके बाद मैं 2 साल से एक पीएसयू में एज एन ऑफिसर वर्किंग हूँ। और ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी में फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, तो आपको फिर कैसे आपको लगा कि आपको यही एग्जाम देनी है, या फिर कुछ ऐसे पहले से रहता है ना कि हाँ इसी की तैयारी करनी है? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये बिल्कुल भी रिलेटेड बैकग्राउंड्स नहीं है, बहुत डिफरेंट है। राइट। एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था तब मैंने इस एग्जाम के बारे में कहीं से सुना था। उस टाइम पे 2016-17 में मैंने कुछ प्रिपेयर किया था। और उस टाइम से ही मेरा एक ये ड्रीम था कि सम डे आई विल अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन। 2017 में मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ गया और मेरा रिजल्ट ग्रेजुएशन का 1 महीना बाद में आया था। देन 2018 ऑनवर्ड्स मैं जॉब में थोड़ा बिजी हो गया और इतना मैं बैलेंस नहीं कर पाया चीज़ों को। देन इन 2020 और 21 में ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस मैं मतलब प्रिपेयर ही नहीं कर रहा था बेसिकली। एंड 22 में आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस अटेम्प्ट। ओके, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? इसके मतलब पहले आपने कभी भी एग्जाम अटेम्प्ट भी नहीं किया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, तो ये चीजें सारी हम थोड़ा एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्ट्रेटेजी, हम एक बार वहां से जी। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फेज 1 की जो आपकी स्ट्रेटेजी थी, सारे सब्जेक्ट्स की वन बाय वन एक बार आप शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबको वो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। जी। सी, जनरल अवेयरनेस फेज 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। मैक्सिमम मार्क्स जो का इसमें वेटेज रहता है, आई थिंक 80 मार्क्स का इसमें वेटेज है। तो आप ट्राई करिए कि आप इसे मैक्सिमम स्कोर करें, क्योंकि जो क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन है उसमें मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं सेक्शन कट ऑफ क्लियर करूं और अपना जो ओवरऑल कट ऑफ करने के लिए मैं जनरल अवेयरनेस पे फोकस कर रहा था। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने फॉलो किया अफेयर्स क्लाउड और बैंकर्स अड्डा की मंथली पीडीएफ आती हैं। उन सब का मैं प्रिंट आउट्स ले लेता था और उनको रिवाइज करता था। मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स उनको रिवाइज किया। और 6 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ प्रीलिम्स ये आपको कवर करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कई सारी फ्री एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल बैंकर्स अड्डा की आई थिंक है, तो उस पर आप क्विजीज अटेम्प्ट करिए। करंट अफेयर की क्विजीज वगैरह होती है, टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएंगी। तो जितना आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आप इतना सारा डाटा रिटेन कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 6 मंथ्स के इतने सारे 200-300 पेजेस की होती है हर मंथ की, तो हम्म। 1200-1300 पेजेस आपको कवर करने हैं। तो आप उनको बार बार पढ़िए, लेकिन लिमिटेड पढ़िए, लेकिन आपको रिवाइज बार बार करना है। तो इतना करेंगे तो आपका फेज 1 का जीए कवर हो जाएगा, ऑफ कोर्स अलोंग विद वन न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर आप फॉलो करते रहिए राइट फ्रॉम द डे वन। आई थिंक इतना करेंगे तो आप सफिशिएंट रहेगा, फेज 1 का जीए आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपने कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो किया था? I was following Indian Express, like from 3 to 4 years. I was following this same newspaper. तो सर, न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग एक थोड़ा डाउट एस्पायरेंट्स को ये होता है कि जो न्यूज़पेपर वो पूरा पढ़ना है या उसका जो एडिटोरियल वाला पार्ट होता है बस उतना ही पढ़ना है? मतलब किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? से न्यूज़पेपर में सबसे पहले आपको पॉलिटिकल जो न्यूज़ है इतनी उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जांपल अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे काफी सारा कवरेज उसमें रहता है, 1-2 पेज आपको उसमें चले जाएंगे। वो देखना नहीं है। स्पोर्ट्स का सेक्शन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक इफ यू आर सीइंग दिस फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ फेज टू में इतना कुछ आता नहीं है उसका। तो बाकी जो बच गया, एक फॉर एग्जांपल हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, तो उसमें एक एक्सप्लेन का एक पेज आता है। उसमें जो भी करंट इश्यूज हैं उनको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो वो वाला पेज आपको अच्छे से करना है। उसके अलावा एक इकोनॉमी का एक पर्टिकुलर पेज आता है, वो वाला आपको पूरा कर लेना है। उसके बाद एडिटोरियल का एक पेज है, उसमें आपको देख लेना है कि
ज्यादा आपको हैवी एडिटोरियल नहीं पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस से थोड़ा टच में हो, इकोनॉमी रिलेटेड कुछ हो। ज्यादा पॉलिटिकल एडिटोरियल भी आते हैं कई बार, तो वो भी आपको नहीं करने हैं। आपको ऐसा पढ़ना है कि जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड हो या उससे कुछ रिलेटेड हो, उतना सब आप करिए। ओके, तो हाँ ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसी में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ने से या ये सब। तो अब जीए की तो पूरी बात हो गई, अब इसके बाद इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये आपने कैसे पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, कितना टाइम दिया था इन सब्जेक्ट्स को? जी, तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो मैंने इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की। मैंने डायरेक्ट इसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया और फिर देखा कि इसमें क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं, तो मैं उसमें कंफर्टेबल था। मॉक टेस्ट में मेरे लाइक 30 में से अप्रोक्सीमेटली कभी 20, 21 या फिर 17, 18 मार्क्स आ रहे थे, तो उतना कंफर्टेबल था। उसके लिए कुछ ज़्यादा इसमें मैक्सिमाइज करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं। देन क्वांट में स्पेसिफिकली मैंने टारगेट किया कि मैं सेक्शनल कट ऑफ को पहले क्लियर करूँ। उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फेज वन आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप हम्म। इसमें ऐसा मत करिए कि आप ज्यादा टारगेट कर रहे हैं और फेज टू की प्रिपरेशन आपकी फिर अच्छे से ना हो पाए। तो फेज वन में मैंने क्वांट में टारगेट किया कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल डीआई में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था, तो मैंने ये प्लान किया कि मैं डीआई सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा अगर मेरे पास टाइम बचता है तो। सिमिलरली स्ट्रेटेजी मैंने रीजनिंग में फॉलो की। रीजनिंग में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल पजल है। वो रियल में पजल ही है, वो आप कभी सोल्व नहीं कर पाते इतना इजीली, तो मैंने भी उसको छोड़ दिया। कि मेरी भी स्ट्रेटेजी यही थी कि रीजनिंग में पजल और क्वांट में डीआई में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, बाकी सब टॉपिक्स में अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था। इसकी हेल्प से क्या हुआ ना, मेरी सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो गई और मैंने स्कोर मैक्सिमाइज किया अपना फेज वन जीए में और इंग्लिश में भी। ओके, तो आपने जो बाकी दो सब्जेक्ट्स है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है अगर हमें अच्छे से स्कोर करना है, तो आपने सिर्फ उतना ही किया जितने में सेक्शनल हो जाए? हाँ बिल्कुल, उतना नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा उससे ज्यादा करके ये मैं उसमें स्कोर मैक्सिमाइज अपना कर नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को फेज टू की प्रिपरेशन करनी थी। बट आप इतना कंफर्टेबली कर लें कि आपके सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाए अच्छे से। ये ना हो कि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, तो कई बार इशू हो जाता है। और फिर आप जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, फॉर एग्जांपल फेज वन जी में आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, उसमें थोड़ा आप ध्यान दे सकते हो। बाकी कुछ बच्चों का होता है जिसमें क्वांट रीजनिंग भी उनका एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट देके अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, वीक सेक्शन कौन सा है, और उस सेक्शन में भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। तो सर फेज वन में 200 मार्क्स का था, तो आपके कितने मार्क्स आए थे और कट ऑफ कितनी थी, क्या आप बता सकते हैं? जी, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 63 या 4 कुछ कट ऑफ थी आउट ऑफ 200। और मेरी अप्रोक्सीमेटली 74 या 75 कुछ मार्क्स आए थे। ओके, तो फेज वन में काफी अच्छे से आपने बताई अपनी स्ट्रेटेजी। अब फेज टू की बात करें, तो फेज टू ऐसा है जिसमें अभी डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। तो उसमें वन बाय वन सबसे पहले इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को किस तरीके से आपने, कहाँ से पढ़ा, क्या सोर्सेस यूज किए, कौन से मॉक टेस्ट लगाए, एक बार आप वो बता दीजिए। जी, सी सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस आपको देख लेना है। उसमें आप देखिए कि टॉपिक कौन कौन से मेंशन है। फॉर एग्जांपल बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत ही डायरेक्टली मेंशन है। तो आपको ऑफ कोर्स जब बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो उसको एक बार देख लेना है। सिमिलरली और टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, आई थिंक ऐसे करके कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सिलेबस आपको कितना पता है। आप अपने एग्जाम को सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं और सिलेबस क्या है। आप एक बार सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ रहे हैं वो। फॉर एग्जांपल अभी पिछले 2 साल से सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है, बीच में ऑब्जेक्टिव हो गया, तो 2013-14 आई थिंक उसके आसपास के आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ये सब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस देख लेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि आपका भी लेवल अभी किस लेवल पे आपको। हो सकता है कोई बिगिनर हो सकता है कोई यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो उसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रिपेयर हो चुका हो। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो आप बेसिक्स अपना बिल्ड करिए। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई की रेपो रेट क्या है, ये सब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हो। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपने रमेश सिंह के एक इकोनॉमी की बुक आती है, उसमें भी दिया हुआ है। तो कोई भी आप फॉर दैट मैटर एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए जिसमें आपके बेसिक बेसिक टर्म्स उसमें दिए हुए हो। वो उसमें कवर करने के बाद आप करंट अफेयर को भी थोड़ा साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि न्यूज़पेपर आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो फेज टू में भी आपकी हेल्प करेगा।
इसके अलावा एक पीआईबी की वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, गवर्नमेंट की हाँ। वेबसाइट है। इस पे भी आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट एजेंसी जो है ये हर रोज अपनी न्यूज अपलोड करती है। तो उसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज की कुछ स्कीम्स के बारे में उससे आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। करंट अफेयर में भी क्या हो रहा है, कौन से इंटरनेशनल समिट हो रहे हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की कोई रिपोर्ट्स आई है क्या। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम का एक पोर्शन काफी रहता है इसमें, ये एसआई के पेपर में। आई थिंक 40 to 50% क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स के आते हैं। तो अगर आप पीआईबी डेली फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रही हैं। अगर जब आप पीआईबी फॉलो करें तो आप मेक श्योर करें कि कहीं एक सॉफ्ट कॉपी में, कहीं वर्ड फाइल में आप मिनिस्ट्री वाइज गवर्नमेंट स्कीम्स की एक फाइल प्रिपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेट अस से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये सारे टॉपिक्स सिलेबस में भी डायरेक्टली मेंशन है, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये डायरेक्ट वर्ड दिया हुआ है। तो उसमें आपकी स्कीम्स आप एक बार नोट डाउन करते रहिए। आप कुछ दिन अगर पीआईबी पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कौन सी सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, कौन सी है नहीं। सिमिलरली पीआईबी के साथ साथ आप आरबीआई की वेबसाइट को भी डेली बेसिस पे फॉलो करें। उसमें भी काफी सारी आरबीआई की नोटिफिकेशंस आती हैं, कुछ रूल्स आ जाते हैं, कुछ आरबीआई ने कमेटी फॉर्म की होती है उसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो वो सब भी आपको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉपी में ही आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो आई थिंक, और बजट एंड इकोनॉमिक्स में मैंने पहले बताया कि वो भी आपको देख लेना। अगर आप टाइम है आपके पास तो पूरा देख लीजिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप कहीं से समरी है उसके देख सकते हैं। इस सब के आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, और जैसे कि आपको डिस्क्रिप्टिव में कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करने हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक एक्सटर्नल कीबोर्ड ले लें, और हो सके तो कहीं पुरानी खरीद लें या किसी फ्रेंड से पुरानी ले लें, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में कि पुरानी कीबोर्ड आपको मिल जाए, और उसकी हेल्प से आप अपने नोट्स को टाइप करें, ना कि आप कहीं हार्ड कॉपी में। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप ही करना है एट द लास्ट। तो हम्म। ये सब कर लेंगे तो आई थिंक आपको ईसाई का पेपर कवर हो जाएगा। ये आपने काफी अच्छा बताया कि टाइपिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नोट्स भी बन जाएंगे। तो आपने जी। टाइप करके ही नोट्स बनाए थे? हाँ जी, मैंने एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लिया था, और उसकी हेल्प से मैं सॉफ्ट कॉपी में अपने नोट्स बना रहा था। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है इसके लिए आपने कौन से मॉक टेस्ट फॉलो किए थे? मैंने फेज 2 के लिए प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज ली थी, वही मैं फॉलो कर रहा था। ओके, और आपने कोई भी कोचिंग का कोई मटेरियल या ये कुछ भी परचेज नहीं किया था? नहीं नहीं मैडम, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली और कोई मटेरियल नहीं लिया। जो भी है, जो आपने साइट्स बताई फ्री, मतलब ये सब फ्रीली अवेलेबल है, तो यहीं से हाँ जी, आपने ये ये सब पढ़ाई की मटेरियल थी? फ्रीली अवेलेबल है। राइट। हाँ, उसके अलावा एक मेरा मिस हो गया, एक मृणाल की एक सीरीज है, बीईएस सीरीज करके। मृणाल.org एक वेबसाइट है जो रेलेवेंट ज्यादा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन आरबीआई के लिए आप सिलेक्टिवली उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के पेपर में इन्फ्लेशन वाला एक पार्ट दिया हुआ है, डायरेक्टली उस सीरीज में कवर्ड है ना। तो वो वाली सीरीज आप एक बार कवर कर लेंगे सिलेक्टिवली, तो डायरेक्टली आपके आरबीआई ग्रेड में हेल्प करेगी। कोई भी आपको फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ओके। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, अगर इंग्लिश की, जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है, तो उसके लिए आपने कहाँ से प्रैक्टिस की और किस तरीके से, कौन कौन से सोर्सेस से किया था स्टडी? जी। तो बेसिकली इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन पेपर में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है ऐसे राइटिंग, सेकंड है प्रेसी, और थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। एक दो क्वेश्चंस कहीं देख लो कि हाँ इस पैराग्राफ में से मेरे को क्वेश्चंस लिखने हैं, दैट्स ऑल। उसमें कुछ अलग से प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। सेकंड है प्रेसी राइटिंग, तो आपको बेसिक्स कहीं यूट्यूब पे सर्च करिए कि हाउ टू राइट ए गुड प्रेसी, या करके कुछ कीवर्ड सर्च कर लीजिए। उसमें कोई भी फ्री वीडियो मिल जाएगी आपको कि प्रेसी लिखनी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वर्ड्स उसमें दिए होते हैं कि एक पैराग्राफ है लेटेस्ट से इन 800 वर्ड्स, और उसको आपको लेटेस्ट से इन 200 वर्ड्स में या 250 में लिखना है। वर्ड्स आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिए होते हैं, लेकिन जनरल रूल ये होता है कि 1/3 में आपको लिखना है। तो और सेकंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक टाइटल देना है, तो ये आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, कोई भी इंटरनेट पे कोई पैराग्राफ ले लीजिए, इकोनॉमी रिलेटेड, करंट अफेयर रिलेटेड, या फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसका कोई भी पैराग्राफ ले लीजिए, और ट्राई करिए कि उसकी प्रेसी आप लिखें। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो सकता है वो 800 वर्ड में हो, 1000 वर्ड में हो, तो उसको आप समराइज करने की कोशिश करिए 200 वर्ड में, 250 वर्ड में। या फिर जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी आप काफी कंसाइज एंड टू द पॉइंट आप समराइज करेंगे अपने नोट्स को, तो भी आपके ऑटोमेटिकली उसमें हेल्प करेगा। तो मैंने ऐसा करके कुछ 5-6 प्रेसी कहीं से इंटरनेट से कुछ उठाई और मैंने उसको लिख के देखा, और प्रेसी उसमें आपको हो जाएगा आसानी से।
सिमिलरली ऐसे राइटिंग के लिए आप अपने सिलेबस से कुछ 5-6 टॉपिक उठा लो या करंट अफेयर से कुछ उठा लो, है ना। तो आप 5-6 उसमें कहीं ना कहीं आप लिख के देखिए। फॉर एग्जांपल लेट अस से प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये एक जनरल टॉपिक है। तो आपको जस्ट वेल वर्स होना है कि आपको ऐसे लिखना कैसे है और किस किस टाइप के ऐसेज आरबीआई पूछ रहा है। आपको 4-5 अलग अलग यू नो डाइवर्स टॉपिक्स दिए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक उसकी डायरेक्ट आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल ही फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ ऐसेज भी कई बार आरबीआई ग्रेड में आते हैं। तो आप जस्ट ये रखिए कि आप यू नो लिखने के लिए रेडी हो, ये ना हो कि आपको ऐसे आ गया हो आप बिल्कुल ब्लैंक हो। तो बेसिक्स कई बार आप 4-5 टॉपिक करके देख लीजिए, इतने में आपका ऐसे वाला भी कवर हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए टाइपिंग प्रैक्टिस पहले से करनी होगी। आपने कितनी मतलब कितनी टाइपिंग प्रैक्टिस की थी इसके लिए? देखिए टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं चाहिए कि आपको एक एज अ टाइपिस्ट बिल्कुल आपको फास्ट टाइपिंग करनी आनी चाहिए, लेकिन आप कीबोर्ड से वेल वेस्ट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी की कहाँ पे है। तो एवरेज अगर आप स्पीड अटेन कर लेते हैं तो दैट विल बी ओके। ओके, और अगर पेपर 3 की बात करें, जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो उसके लिए कैसे तैयारी की और उसमें आपने क्या क्या सोर्सेस यूज किए थे? ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको सिलेबस उसमें देखना है कि फाइनेंस वाले पार्ट में क्या मेंशन और मैनेजमेंट वाले पार्ट में क्या मेंशन है। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उसमें डायरेक्ट टॉपिक्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल लीडरशिप है, मोटिवेशन है। कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए उसमें सब थ्योरीज दी होती हैं। लेटेस्ट से मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज हैं, लीडरशिप की कुछ थ्योरीज हैं। मेरे कॉलेज टाइम में एक सब्जेक्ट था बिजनेस मैनेजमेंट करके, तो उसमें ये सब ऑलरेडी कवर्ड था बेसिक बेसिक। तो मेरे को थोड़ा रफ आइडिया था कि हाँ इसमें ये होता है। फिर मैंने एक स्टैंडर्ड बुक ली, स्टीफन एंड रॉबिन्स, एक बुक आती है मैनेजमेंट की। उसमें 60-70% मैनेजमेंट का सिलेबस आपका दिया हुआ है। बाकी कुछ टॉपिक्स है नहीं उसमें, जैसे कि इथिक्स वाला एक टॉपिक ऐड हो गया है, या फिर 2-3 टॉपिक्स और हैं जो उस बुक में आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए एक मैनेजमेंट स्टडी गाइड .com एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जाइए, उसमें आई थिंक आरबीआई का 90-95% सिलेबस उस वेबसाइट से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, किस टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आरबीआई पूछ रहा है। और उसका बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, और उसका बस खुद लिख के देखिए। फॉर एग्जांपल लेट अस से व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज लीडरशिप, या फिर व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, हाउ दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो ऐसा बेसिक्स अगर आप करके देखेंगे तो यू विल बी कंफर्टेबल विद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एज वेल, और आप इस टॉपिक में आपकी थोड़ी डेप्थ भी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको मुक टेस्ट करने हैं तो मैनेजमेंट वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको फाइनेंस में करना है कि सिलेबस आप एक बार आप देखेंगे तो उसमें जैसे कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन आपका डायरेक्ट दिया हुआ है। तो जैसे बीएस के अगर आप मूनाल की सीरीज फॉलो करेंगे तो उसका फाइनेंस वाला पार्ट कवर हो जाएगा। दूसरा करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो करें, और तीसरा कि आरबीआई वेबसाइट फाइनेंस वाले पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आरबीआई की बहुत सी कमिटीज हैं, रिकमेंडेशन है, नोटिफिकेशन है, वो आती रहती हैं। तो उसमें आप डायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, और एज पर सिलेबस आप टॉपिक्स कवर करेंगे तो आपका फाइनेंस वाला पार्ट भी कवर हो जाए। ओके, तो ये पूरे के लिए आपने बस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फॉलो किए थे? हाँ जी मैम, प्रैक्टिस में कौन भी। ओके सर, तो एक बार आप अपने मार्क्स भी बता दीजिए कि फेज 2 में आपके किस सब्जेक्ट में कितने, अगर आपको याद हो तो कितने कितने मार्क्स थे, तो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी एस्पायरेंट्स को। जी जी, मैं बता सकता हूँ बट मेरे को अभी याद नहीं है, देख के ओके, बताना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, वो फिर हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। जी जी जी। और अगर सर हम इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू में आपको किस तरीके से आपने तैयारी की थी और इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सी किसी एस्पिरेंट के लिए इंटरव्यू स्टेज पे भी जाना है, और आरबीआई बिल्डिंग में जब आप एंटर करते हो तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आपका एक ड्रीम होता है कि आप आरबीआई में जाएं, इंटरव्यू दें। तो जब आप उस पोजीशन पे जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक अच्छा फीलिंग या एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ आप यहाँ तक तो एटलीस्ट आए हो। हाँ। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात करें तो interview is a very dynamic thing. You don't know what will happen on that particular moment and that particular day. बट आपको प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं कि जो आपने बायोडाटा आरबीआई में फिल किया है, इंटरव्यू से पहले एक हमें बायोडाटा फिल करके भेजना पड़ता है। तो आप ओके। उसमें जो भी एक एक वर्ड लिख रहे हो तो आपको उसका आप खुद लिख के उसको भेज रहे हो तो आपको उसका एक एक वर्ड पता होना चाहिए। लेटेस्ट आपके होम टाउन के बारे में कुछ पूछ लें, आपकी करंट जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ पूछ लें, या फिर एक आरबीआई के वर्किंग के बारे में कुछ पूछ लें। आरबीआई के डिपार्टमेंट्स कितने हैं, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली आरबीआई में जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो आरबीआई के बारे में आपको कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। तो करंट अफेयर और आरबीआई फंक्शंस एंड वर्किंग एक पीडीएफ मिल जाएगी, वो वाली देख लीजिए, और अपना बायोडाटा।
ये तीन चार चीजें आप करेंगे तो विल बी थ्रू द इंटरव्यू। ओके, तो इंटरव्यू के लिए कोई मॉक इंटरव्यूज भी अगर देने हो, आपने दिए थे या फिर डायरेक्ट आपने इंटरव्यू में अपीयर किया था? नहीं नहीं, मैंने आई थिंक 3 या 4 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, काफी प्लेटफॉर्म कंडक्ट करवाते हैं। तो इट्स अप टू यू, कई बच्चे देते नहीं है जो सिलेक्ट हुए हैं, कईयों ने नहीं दिए, बट काफी सारे बच्चों ने मॉक इंटरव्यूज दिए भी हैं। ओके, तो इंटरव्यू में सर आपको आपके मार्क्स याद है कितने आए थे? जी जी। इंटरव्यू में मेरे 70 मार्क्स हैं आउट ऑफ 75। काफी अच्छे मार्क्स थे सर। थैंक यू। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजी थी आई थिंक बहुत क्लैरिटी से बताई, और जो जो भी आपने सोर्सेस मेंशन किए वो भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे ताकि एस्पायरेंट्स को हेल्प मिल जाए, क्योंकि कई बार उन्हें समझ नहीं आता है कि कितने अलग अलग सोर्सेस हैं। तो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी सर कि आपने कोई और एग्जाम भी क्लियर किया है गवर्नमेंट का, या फिर सिर्फ यही वाला एग्जाम दिया है? नहीं, मैंने सिर्फ आरबीआई का एग्जाम दिया था। आपने कोई बैंकिंग एग्जाम, कोई यूपीएससी का एग्जाम कोई भी कभी अपीयर नहीं किया? नहीं नहीं, ओनली आरबीआई। ऑन फर्स्ट एंड लास्ट एग्जाम? फर्स्ट तो है ये, बट आई डोंट नो, लेट अस सी। तो सर ये जैसे आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, तो जॉब के साथ कैसे मैनेज किया आपने, क्योंकि ऑलरेडी फुल टाइम जॉब में थे आप, तो टाइम कैसे मैनेज किया आपने? सी, अगर आप वर्किंग है तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा मुश्किल होता है कि आप दोनों चीजें एक साथ मैनेज कैसे कर पाते हो। बट अगर आप वर्किंग हो और आप कंसिस्टेंट हो, आप प्रिपरेशन में 2 से 3 घंटे भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दैट विल बी ओके। और ट्राई करिए कि आप कोई भी बीच में वीकली ऑफ आ गया या फिर हॉलीडे आ गई या कुछ, तो उसमें आप अपना 6-7 घंटे रोज अगर ट्राई करेंगे तो आई थिंक आरबीआई के लिए उतना सफिशिएंट है, अगर आप एक बार बेसिक्स कवर कर लेंगे। बट कंडीशन ये है कि आप एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स बिफोर आप एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि आपके पास थोड़ा सा उसमें 2-3 महीने का टाइम रहे जिसमें आपकी बेसिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंट अपने रहते हैं प्रिपरेशन में और 2-3 घंटे अगर रोज पढ़ते हैं तो दैट विल बी ओके। कि तो आपने नोटिफिकेशन आने के पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? हाँ जी, मैंने अप्रोक्सीमेटली लाइक फ्रॉम द प्रीलिम्स मैंने 9 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली टाइम लगा मेरे को प्रिपरेशन करने प्रीलिम्स में। से 9 मंथ पहले से आपने तैयारी चालू कर दी थी आई थिंक, मतलब 1 ईयर जी आपने जी। पूरा दिया इस एग्जाम को? हाँ जी हाँ जी। तो सर 1 ईयर सफिशिएंट होता है, मतलब एक एवरेज अगर मतलब जो कोई एवरेज होते हैं तब ना बहुत अच्छे, तो उनको कितना टाइम लग सकता है इस एग्जाम को क्लियर करने में? आई थिंक 1 ईयर इज मोर देन इनफ, 1 ईयर में आपको आराम से क्लियर हो जाना चाहिए अगर आप कंसिस्टेंट हैं। ओके, तो और प्रिपरेशन के टाइम पे आपका डेली रूटीन क्या हुआ करता था, मतलब किस तरीके से आप जो 2-3 घंटे आप पढ़ते थे, तो क्या आपका रूटीन रहता था? एक्चुअली रूटीन कुछ नहीं था, कभी सुबह पढ़ रहे हैं, कभी शाम को पढ़ रहे हैं, कभी दिन में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप वर्किंग है तो थोड़ा वो चैलेंजिंग हो जाता है, आप एक फिक्स रूटीन मेंटेन नहीं कर सकते। हो सकता है कभी आप ऑफिस में लेट हो गए या कुछ, कभी कुछ काम आ गया अर्जेंट, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा आपको। कभी हो सकता है रात को लेट तक आपको पढ़ना पड़े, हो सकता है कभी आपको रात को जल्दी उठ के पढ़ना पड़े। तो स्पेशली अगर आप वर्किंग है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। कि मतलब मेन कंसिस्टेंसी है, ऐसा नहीं मतलब रूटीन का वही है कि जॉब वाले लोगों को इतना मैनेज नहीं हो पाता है। जी जी। तो एक और मिसकंसेप्शन होता है सभी को कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए आरबीआई वाला एग्जाम ज्यादा इजी होता है, तो आप इस बारे में क्या बताएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कई बैंकिंग के लिए भी बोलते हैं कि जो बैंकर है उनके लिए इजी होता है। बट इफ यू लुक थ्रू द प्रोफाइल ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, नो आई थिंक हर फील्ड से, हर बैकग्राउंड से, हर प्रोफेशन से इसमें क्लियर करके आए हुए हैं कैंडिडेट्स। आई थिंक लेवल प्लेइंग फील्ड है सभी के लिए, चाहे कोई यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एनीबडी कैन क्लियर दिस एग्जाम आई थिंक। एंड आपने तो विदाउट कोचिंग की है, लेकिन क्या हर किसी को विदाउट कोचिंग करना चाहिए या कोचिंग की हेल्प ले लेनी चाहिए? जी, एक्चुअली इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। आपको एक बार खुद देख लेना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे और सिलेबस एक बार देखेंगे तो आप आपकी कहाँ पे अभी आपका बेस लेवल क्या है। अगर आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो, बिल्कुल ही आपके पास टाइम नहीं है, और आप, हो सकता है कि सेल्फ स्टडी में आपको थोड़ा सा इनिशियली में थोड़ा आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़े एज कम्पेयर टू कोचिंग जो बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि कोचिंग में आपका क्या उसका है ना, सब रेडीमेड है।
बट उसका डाउन साइड भी है कि वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच है कि एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, वही सब बच्चे पढ़ रहे हैं। बट सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने कोडिंग कर सकते हो, आपके पास वो फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है अगर आप स्पेशली वर्किंग हो। क्योंकि कोचिंग्स में क्या है ना, आपके बिल्कुल ही फिक्स शेड्यूल है और वो सब उनके हाँ। अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ता है। तो उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, यू हैव टू मेक योर चॉइस। ओके। एंड इस तरीके की एग्जाम के लिए फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? I think for this exam or any other exam for that matter, especially if you are working, then you have very much limited time. तो of course बिना फैमिली के, बिना पेरेंट्स के और उन सब की सपोर्ट के बिना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो उनका सपोर्ट काफी चाहिए आपको। तो एट लास्ट आप हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट ईयर का बस अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आने ही वाला है। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर उन्हें? मैं यही एडवाइस दूंगा कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। जस्ट डोंट गेट कैरिड अवे एंड जस्ट डोंट फियर दिस एग्जाम एट ऑल। एंड फॉर एनी अदर एग्जाम फॉर दैट मैटर, अगर आपको क्लियर करना है, यू हैव दैट फायर, देन फॉर श्योर यू विल डू इट एंड यू कैन डू इट। एंड सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी लास्ट में, कि जैसे वैकेंसीज इसमें काफी कम होती है, तो वो मोटिवेशन कहाँ से लाए कि हाँ हम इतनी कम वैकेंसीज में भी एग्जाम निकाल सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो वो अपने अंदर वो मोटिवेशन लाना जरूरी है तैयारी शुरू करने के लिए। काफी सारे लोग तो ये सोच के स्टार्ट ही नहीं करते प्रिपरेशन। तो वो आपने अपने अंदर कहाँ से लाया वो मोटिवेशन? आई थिंक आप, अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको वैकेंसीज के नंबर पे नहीं जाना चाहिए। आपको अल्टीमेटली ये देखना चाहिए कि आपको काम कैसा करना है या काम कहाँ पे करना है। हो सकता है एक साल वैकेंसीज कम हो सकता है नेक्स्ट ईयर ज्यादा आ जाए। तो इट्स अ वेरी डायनेमिक थिंग और ये अक्रॉस ऑल एग्जाम वेरी करती है। यूपीएससी में भी वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो हर जगह ही ऐसा है। अगर आपको करना है तो यू नीड ओनली वन सीट एंड उतनी वैकेंसी तो आपकी आएंगी। सो जस्ट गो फॉर इट। सो थैंक यू सो मच सर हमारी चैनल पे आने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, और आपने बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। थैंक यू सो मच सर। थैंक एंड यू सो वंस मच अगेन प्रीति। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच।